उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है। ये सख्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ से बड़ी खबर, जहां आपको बता देते हैं कि रामलीला मैदान में आज महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि इसमें भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि आज की महापंचायत में उत्तरकाशी में बनी अवैध मस्जिद को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभल रामलीला मैदान पहुंची हुई है, जहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। इस मौके पर उनका कहना है कि महापंचायत को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जिन शर्तों के साथ महापंचायत के लिए अनुमति दी गई है प्रशासन की तरफ से, उसका पालन करना अनिवार्य होगा। प्रोग्राम के दृष्टिगत जो है सुरक्षा के पूर्ण व्यवस्था की गई है। जो शांति व्यवस्था पूरी बनाई जाएगी। जो फोर्स है वो डिप्लॉय किया गया है। बाहर से भी हमें फोर्स मिला है। सबकी प्रॉपर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। सबको उनकी ड्यूटी हेतु ब्रीफ किया गया है। टाइमिंग क्या है इनकी, कितने घंटे का समय दिया गया है? देखिए, प्रशासन ने जो इनको कंडीशन के साथ जो अनुमति दी है उसको हम लोग फुलफ़िल कराएंगे। अभी इनका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद जो भी कंडीशंस इन्होंने लिख के दी हैं वो फुलफ़िल करवाया जाएगा। ट्रैफिक प्लान भी आपने डाइवर्ट किया हुआ है? जी, ट्रैफिक प्लान जो है, क्योंकि भीड़ के होने की संभावना के दृष्टिगत जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। उसके संबंध में मीडिया के माध्यम से भी और ड्यूटीज़ के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कराया गया है। आज भी पुलिस मंगाई गई है? जी बिल्कुल, बाहर से भी पुलिस फोर्स हमें उपलब्ध कराया गया है, जिसको कि जो है सभी डिफरेंट लेयर्स में ड्यूटी पॉइंट्स को बनाते हुए उनको डिप्लॉय किया गया है। सीधा रुख करते हैं बलबीर परमार की तरफ। हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़े हैं। बलबीर, आज ये महापंचायत बहुत मायने रखती है, विस्तार से बताएं कि किन शर्तों के साथ महापंचायत की इजाजत दी गई है। महापंचायत अगर शुरू होगी है तो कौन कौन यहाँ पर पहुंच चुका है और किन किन प्रमुख मुद्दों के ऊपर आज विस्तार से चर्चा की जानी है इस महापंचायत में? हमें आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो रामलीला मैदान है वहां पहुंचे हुए लोग, और मंच में आप देख सकते हैं हिंदू संगठन से जुड़े जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में जो टी राजा है हैदराबाद से विधायक, वो भी कुछ देर में पहुंचेंगे और हिंदू महापंचायत में शामिल होंगे। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचने का उनका सिलसिला शुरू है। कुछ देर पहले ही जो दर्शन भारती है हिंदू संगठन के नेता, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो सबका एक ही मुद्दा है कि मस्जिद को लेके लगातार जिस तरह से बातें की जा रही थी, और हमने तो थोड़ी देर पहले सुना कि जो विधायक है सुरेश चौहान, उन्होंने भी आश्वासन यहाँ पे दिया है कि जांच की जा रही है। जो जिस तरह से अभी लोगों को छेड़ा गया है उसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है। अगर कहीं पे भी ये लगता है कि मस्जिद अवैध है तो उसको तोड़ा जाएगा, ये खुले मंच से विधायक ने सरकार की तरफ से कहा है। तो कह सकते हैं कि मस्जिद जो विवाद है, जिसको लेके लगातार बवाल देखने को मिला, उसी का नतीजा है कि महापंचायत यहाँ पे बुलाई गई है और जो लोग हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और श्री राम के नारे लगातार सुनाई दे रहे हैं। सभी को इंतजार है। जो टी राजा है वो पहुंचेंगे और वो उनका क्या रुख रहता है, क्या कहते हैं, उनको सुनने के लिए भी बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो पहुंचे हुए। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो पुलिस ने किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस की व्यवस्था बनाई गई है, रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। तो कह सकते हैं कि पुलिस भी और प्रशासन भी पूरी तरह से नजर इस महापंचायत में बनाए हुए हैं। और महापंचायत में देवभूमि का जिक्र हो रहा है। कह रहे हैं कि देवभूमि यहाँ है और यहाँ पे जिस तरह से अवैध अतिक्रमण करके बसने की कोशिश की जा रही है, और खासकर मस्जिद बड़ा मुद्दा है, उसी पे सभी नेता लगातार चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मस्जिद को लेके ये पूरी महापंचायत है और लगातार जो बड़े नेता है वो मंच से लगातार मस्जिद को मुद्दा बना के अपनी बात सामने हिंदू जो संगठन, जो लोग यहाँ पे पहुंचे, उनके सामने रख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बलबीर परमार। जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए आप इस महापंचायत पर। आगे बढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं 31 साल के बाद गाजियाबाद लौटे हैं राजू, जिसकी कहानी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरी हुई है। कनेक्शन देहरादून से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देहरादून के परिवार ने दावा किया है कि राजू ही उनका बेटा है, जिसका नाम मोनू है। देहरादून पुलिस ने 5 महीने पहले एक युवक को बचपन में ही अपने परिवार से अलग जो हो गया था उसको उसके परिवार से मिलाया, क्योंकि युवक ने खुद देहरादून एसएसपी ऑफिस पहुँचकर अपनी ऐसी अपहरण की कहानी सुनाई
और परिवार की जानकारी दी, जो देहरादून के लोहिया नगर से गुमशुदा हुए 2008 में एक बच्चे से मिलती जुलती दिखाई दी। पुलिस ने परिवार की तलाश कर बेटे को 17 साल के बाद वहां से मिलवाया, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 5 महीने के बाद शातिर घर से दिल्ली नौकरी के नाम पर निकला और गाजियाबाद में भी पुलिस को ऐसी ही कहानी सुनाई, जिसमें मोनू ने बताया कि उसका अपहरण 31 साल पहले हुआ था, जिसमें पुलिस ने मोनू के परिवार की तलाश की है और मां को बेटे से मिला दिया है। गाजियाबाद में अपने घर लौटे राजू उर्फ भीम सिंह की असलियत आखिर क्या है, क्या वास्तविक है और क्या भ्रम है, आखिर इस पूरी पहेली में सच क्या है? उत्तराखंड और यूपी पुलिस अब इन सवालों से निपट रही है। पुलिस ने एक ऐसे फ्रॉड व्यक्ति का पर्दाफाश किया है जो अपना नकली परिवार तैयार करता था। मतलब परिवार तो ओरिजिनल था, लेकिन उसकी कहानियां ऐसी गढ़ी जाती थी कि वो किसी न किसी फैमिली में एडजस्ट हो जाता था। ऐसे ही उस फ्रॉड व्यक्ति का यानी कि मोनू का शिकार हुई है देहरादून की ये फैमिली से बात कर लेते थे। कैसे मिला था, क्या नाम है आपका? मेरा कपिल देव शर्मा। कपिल देव, आप उसके फादर थे, जो जिस तरीके उसने कहानी गढ़ी थी, उस कहानी के पात्र में आप उसके फादर आए थे। हाँ, क्या था, क्या कहानी बताई थी उसने या क्या हुआ था? मतलब कहानी उन्होंने माँ भी यही बताई थी, जहाँ से हम उसने लेके आते कि कचहरी में से कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, ऐसे राजस्थान में मुझे कारगिल चौक से कोई ट्रक में ले गया, लाद के मुंह पे कपड़ा वो सुंगा के क्या है बेहोश करके, और मेरी आँख खुली राजस्थान में जाके, और तब से मैं भेड़ बकरी वहाँ चरा रहा हूँ, और मुझे खाने के लिए वो शाम को सिर्फ 1 रोटी दिया करते थे और दिन भर कुछ नहीं देते थे। हाँ जी। तो फिर जब वो आया था, क्योंकि हम भी उस टाइम आपसे मिले थे, उसने जिस तरह की कहानी बताई थी, तो वो कहानी में तो क्या वो बेटा आपका फिट हो रहा था? ऐसे लगता नहीं था कि मेरा बेटा होगा, पर फिर भी मन को समझा गया, फिर मैं अपने साथ में ले आई। अच्छा, तो कितने महीने यहाँ पे रहा? 5 महीने रहा वो। 5 महीने। हाँ। तो क्या कुछ रहा उसी गतिविधि, क्या कुछ करता था? बस बच्चों से लड़ता था, बच्चों से लड़ाई करता था कि ये यहाँ नहीं रहेंगे, मेरी बाप की जमीन हड़प रही है, ये कर रहे वो बोले। नहीं, हमसे कुछ नहीं बताया। अच्छा, आपसे कुछ बात नहीं। तो आप देख सकते हैं ये तमाम यहाँ पे लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से उस व्यक्ति राजू ने जिस तरीके से एक कहानी जड़ी, पहले यहाँ मोनू बन के रहा, क्योंकि इनके बेटे का नाम मोनू था, जो 2008 में घर से मिसिंग हो गया था। वही डिट टू डिट इसी प्रकार की कहानी जब वो यहाँ से निकला तो उसने गाजियाबाद में पुलिस को सुनाई। पुलिस ने उसकी फैमिली ढूंढने की कोशिश की, और कोशिशों के बाद जब पूरा ताना वाना पुलिस ने बुना तो पता चला ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बर्तमान, न्यूज़ 18 देहरादून। पर और जानकारी अमित राणा हमारे सहयोगी देंगे। फोन लाइन पर मौजूद अमित राणा, देहरादून में भी परिवार और अब गाजियाबाद में भी परिवार, आखिर ये शख्स है कौन? गाजियाबाद पुलिस इस शख्स के लिए क्या कह रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही बीती 27 तारीख को राजू नाम इसने अपना बताया था और खोड़ा थाने में पहुंचा था, इसने कहा था कि 31 साल पहले इसका अपहरण कर लिया था जब ये महज 8 साल का था, और इसे ले जाकर राजस्थान में रखा गया था जैसलमेर में। वहां पर भेड़ बकरियां उस पर चरवाई जाती थी। वहां से किसी रास्ते से भग के आया, ड्राइवर के साथ भाग के आया, और इसने कहा कि साहिबाद थाना क्षेत्र में कहीं इसका परिवार रहता है। पुलिस ने तफ्तीश की, पुलिस ने देखा उस दौरान की जो FIR थी, उस FIR के आधार पर परिजनों को मिलवाया। राजू के परिजन उससे मिलते हैं। राजू की जो माँ है, राजू की जो तथाकथित माँ है, माँ ने उसकी 3 निशानियां भी देखी, जिसमें वो बता रही थी कि उसके सिर पे चोट का निशान था, उसकी छाती पर एक तिल था और एक कान उसका छिदा हुआ था। वो तीनों निशानियां भी देखी। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि यही उनका बेटा भी है, जिसको लेकर पूरे जो परिवार में खुशी का माहौल था। उसकी 3 बहनें भी हैं, वो तीनों बहनें ही काफी खुश थी, और उसके माता और पिता 5 ही लोग बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया कि 4 महीने पहले जुलाई में देहरादून में भी सेम ऐसी ही कहानी बताकर मोनू शर्मा बनकर ये परिवार से मिला था, और वहां जाने के बाद इसने वहां उनके साथ रहा, उसे अपना परिवार बताया, और वहां से फिर 8,000 रुपए लेकर निकल गया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और कुछ काम करूंगा और बहुत अच्छी नौकरी करूंगा। उसके बाद यहाँ मिलता है, राजू नाम से आता है। इस तमाम चीजों की तफ्तीश पुलिस द्वारा की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस की एक टीम देहरादून के लिए देर रात ही निकल गई थी। DCP ट्रांस इंजन इसमें तफ्तीश कर रहे हैं और जल्दी इस मामले में खुलासा करते हुए बाइट देने की बात भी कह रहे हैं। शुक्रिया आपका अमित राणा जानकारी के लिए। उधर आपको बताएं कि SSP हरिद्वार से खबर, जहां पर निर्देशों पर रुड़की के देहात इलाके में पुलिस ने
गन्ना, कोल्हू और बाहरी लोगों को लेकर सत्यापन अभियान चलाया है। ये सत्यापन अभियान चल रहा है और इस पर एसएसपी हरिद्वार ने अब निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि आपराधिक घट क्षेत्र के बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए पुलिस लगातार हर रविवार को वेरिफिकेशन अभियान चला रही है, ताकि मकान मालिकों से लेकर कोल्हू संचालकों को अपने किराएदारों और मजदूरों का सत्यापन करना अनिवार्य है, ताकि आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं देश में सांप के काटने से हर साल करीब 50 से 60 हजार लोगों की मौत हो जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर सर्पदंश की घटनाओं को नोटिफाइड बीमारी घोषित करते हुए कहा है कि इससे अस्पतालों को ऐसी घटनाओं की जानकारी सरकार को देनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्पदंश की घटनाओं को कम करने, लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य योजना तैयार की है। मकसद है 2030 तक मौतों के इस आंकड़े में कमी लाना। उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्पदंश की ज्यादा घटनाएं होती हैं। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सांप के काटे जाने के बाद मृत्यु की अच्छा खासा आंकड़ा रहता है। उनमें एक राज्य उत्तराखंड भी है, क्योंकि जंगल का एरिया लगता है बीच में। 5 सालों में उत्तराखंड में सांप के काटने से 125 लोगों की जान गई है। की जो वो है, हमने अपने राजाजी टाइगर रिजर्व में सभी रेंजों में जो है मल्टीवैलेंट जो है वो हमने एंटी वेनम जो है वो दे रखा है, जिसमें जो है वो इनिशियली जो डोज है वो उसको लग जाए और फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल में उसका उपचार हो सके। और हमारे यहाँ पर जो है उत्तराखंड में भी सांपों के काटने से कंपनसेशन दिया जाता है। सरकार पहाड़ में जमीनों की खरीद को लेकर सख्त जरूर है, मगर इन जमीनों की जांच करना किसी टेढ़ी खीर से कम साबित नहीं हो रहा है। हालांकि अब सरकार के निर्देश के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में होने वाली जमीनों की रजिस्ट्री पर प्रशासन की नजरें जरूर है। नैनीताल जिले में डीएम ने निर्देश दिए हैं कि अगर जमीनों का मामला विवादित दिखे तो उस पर जांच करें और उच्च अधिकारी के संज्ञान में लेकर आए। सख्ती जरूर की गई है, लेकिन उत्तराखंड के बाद किसकी कितनी जमीन खरीदी है उत्तराखंड बनने के बाद, इसका पता लगाना प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो इसमें सख्ती रखने के निर्देश ही दिए गए हैं सभी एजेंसीज को। साथ में कोई भी ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अगर रजिस्ट्री कार्यालयों में पाए जाते हैं तो उनकी त्वरित सूचना एजेंसीज को दिए जाने के लिए सब रजिस्ट्रार्स को भी हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट किया है। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में सभी जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। शासन एवं शालीनता से का आनंद आप भी उठा सकते हैं अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। खेल महाकुंभ हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने आज देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद दोनों ने उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाओं और राज्य फिल्म नीति सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। भारत नेपाल के बीच में महाकाली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वर बांध को लेकर
7 सालों से संशय बना हुआ है। लेकिन अब दिल्ली इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में एक अहम मीटिंग होने जा रही है। देखिए, इस मीटिंग के बाद ही ये तय होगा कि पंचेश्वर बांध का भविष्य क्या होगा। रिपोर्ट देखिए। भारत नेपाल के रिश्तों में आई खटास के चलते पंचेश्वर बांध परियोजना पर विराम लगा है। वो भी तब जब बांध को लेकर जन सुनवाइयां 7 साल पहले ही हो चुकी हैं। लेकिन अब लगता है कि हालात कुछ बदलने वाले हैं। आने वाले दिनों में पंचेश्वर बांध को लेकर भारत और नेपाल में फिर बातचीत शुरू होनी है। दिल्ली में होने वाली मीटिंग में दोनों मुल्कों के अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग के बाद ही ये तय होगा कि पंचेश्वर बांध बनेगा या फिर नहीं। माना जा रहा है कि अगले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। दोनों मुल्कों की पंचेश्वर बांध पर बराबर हिस्सेदारी होगी। ऐसे में 5400 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट की दरकार भी दोनों को है। इस परियोजना से जहां अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के 134 गांव विस्थापित होने हैं, वहीं नेपाल देश के सिर्फ 20 गांव को ही विस्थापन झेलना पड़ेगा। देखिए, ये परियोजना भारत सरकार और नेपाल सरकार के मध्य है और इसमें करीब 5000 मेगावाट की परियोजना बनाने की संभावना है। अभी कुछ नेपाल सरकार का निर्णय कुछ उसमें और होने हैं, तो इसके बारे में भारत सरकार और नेपाल सरकार के मध्य जो उन्होंने MOU किया है और जो उन्होंने एक कंपनी बनाई है, वो कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है। पंचेश्वर बांध बनाने की कवायद आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कोई न कोई वजह इसकी राह में रोड़ा अटकाती रही है। 2017 में पहली बार इस प्रोजेक्ट को लेकर दोनों मुल्कों ने तेजी से काम किया, लेकिन नेपाल के बदले राजनीतिक हालात ने मामले को फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसे में लंबे समय के बाद एक बार फिर दोनों मुल्क पंचेश्वर बांध निर्माण पर एक मंच पर आने वाले हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों मुल्कों की एक राय बनती है या फिर मामला फिर ठंडे बस्ते में जाएगा। पंचेश्वर परियोजना को वन और जल मंत्रालय पहले ही हरी झंडी दिखा चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून से खबर, जहां पर क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन शुरू हो गया है। शुक्रवार से यानी कि कल से शुरू हुए इस फेस्टिवल में क्राइम फिक्शन पर काम कर रहे लेखकों और पुलिस अफसरों के साथ देश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग पहुंचे, जिन्होंने इस फेस्टिवल में अपने विचार रखे। इस फेस्टिवल का उद्देश्य लेखकों, पाठकों और विचारशील व्यक्तियों को एक मंच पर लाना है। इस फेस्टिवल में गंगाजल, अपहरण, राजनीति जैसी फिल्मों के निर्देशन करने वाले निर्देशक प्रकाश झा ने अपराध के तौर पर और इसके तौर तरीकों में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, उस पर अपनी चिंता जताई है। वहीं शनिवार को शुरू हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल में समाज में अपराध, पुलिस पर इसका प्रभाव बहुत बड़ी चिंता को दिखाता है। साथ ही देश में साइबर अपराध के साथ ही महिला अपराध पर भी चर्चा की गई है। देखिए, जो ये सत्र था जिसपे यहाँ पर इसमें बेसिकली जो अभी एक बहुत दुखद हादसा जो हुआ था देहरादून में 6 बच्चों की जान गई थी, उसको लेकर बेस था। लेकिन इसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग आए थे, उनके बहुत सारे ट्रैफिक पे सवाल भी थे और खासकर उनके सुझाव भी थे, और कुछ सुझाव बहुत अच्छे थे कि जिसमें पब्लिक और पुलिस का ट्रैफिक को लेकर इंटरेक्शन होना चाहिए, छात्रों में जागरूकता और बढ़ाई जाए जिससे कि वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। पुलिस की तरफ से भी है कि किस तरह से वो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, पब्लिक की क्या अपेक्षाएं, उस पर कैसे हम खरे उतरे। तो इंटरेक्शन काफी अच्छा था, अच्छे सुझाव आए। जो सुझाव आए डेफिनेटली उस पर हम काम करेंगे और अच्छा। देखिए, मैं कहूँगा कि हमारा सेकंड एडिशन है, उसके बावजूद भी जो क्वालिटी इसमें आई है वो बहुत ही मतलब टॉप लेवल की, मान लीजिए प्रकाश झा सर जैसे लोग इसमें आ गए हैं, तो कितना इसकी वैल्यू बढ़ गई है। ये फेस्टिवल का सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन हमने लास्ट ईयर नवंबर में किया था और उससे हमें इनकरेजिंग रिस्पांस मिला, तो हमने ये सेकंड एडिशन किया है इस बार, और इसमें हमने काफ़ी सारी नए लोगों को बुलाया है, क्राइम रिलेटेड, OTT रिलेटेड, फिल्म रिलेटेड। आज विश्व एड्स दिवस है। आपको यहाँ बता देते हैं कि सिविल हॉस्पिटल रुड़की में इस समय 1485 HIV संक्रमित मरीज रजिस्टर्ड हैं, जबकि 45 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 1 साल में HIV संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।
सीएमएस का कहना है कि 1400 मरीजों का इलाज अस्पताल में इस समय चल रहा है, लेकिन कुछ मरीज दवाएं लेने के समय पर गायब हो जाते हैं, उनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा भी HIV को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग इससे बच सकें। टोटल 1485 मरीज हमारे यहाँ टोटल रजिस्टर्ड हो चुकी हैं एक साल 1.5 साल के अंदर, और उसमें से लगभग 45 की मृत्यु भी हो गई है। कुछ पेशेंट हम लोगों ने ट्रांसफर आउट करे हैं डिफरेंट और जगह पे, जो कि जहाँ पे रहने वाले थे जो ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं वो लोग वहाँ चले गए हैं। तो 1400 लोगों का लगभग इलाज हमारे यहाँ से चल रहा है। आज विश्व एड्स दिवस है और अल्मोड़ा के नर्सिंग कॉलेज में जागरूकता रैली निकाली गई है। इस रैली में नर्सिंग कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट तक निकली ये रैली, जहां पर कई लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई है। HIV के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही कहा गया है कि लोग सावधानी बरतें। तेजी से बढ़ रहे मरीजों की संख्या को लेकर चिंता जताई गई है। देवभूमि उत्तराखंड आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए व संजोए हुए है। यहाँ कई ऐसे लोक पर्व, अनुष्ठान, परंपरा देखने को मिलते हैं जो अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। ऐसा ही एक लोक पर्व है मंगसीर बगवाल। गढ़वाल क्षेत्र के जौनसार, बूढ़ा केदार, बड़ा हाट आदि क्षेत्रों में बड़ी ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। इसी पर देखिए विशेष रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं उत्तरकाशी की, जहां आजकल मंगसीर बगवाल की धूम देखी जा रही है। गांव-गांव में रात भर ग्रामीण भेलू घुमाते नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर बाल बगवाल, बेटी बगवाल, मुख्य बगवाल, भैलू नृत्य, रासो नृत्य, रसाकसी गढ़ चित्रकला प्रदर्शनी, गढ़ संग्रहालय प्रदर्शनी, गढ़भोज स्टॉल और फैशन शो का भी आयोजन किया गया। गढ़वाल क्षेत्र के जौनसार, बूढ़ा केदार, बड़ा हाट क्षेत्रों में बड़ी ही धूमधाम से मंगसीर बगवाल मनाया जाता है और ये 3 दिवसीय पर्व दिवाली के ठीक 1 महीने बाद मनाया जाता है। कई सालों से मनाते आ रहे हैं और ये हमारा पुराना वेशभूषण है। ये हमारी धोती है, ये हमारी कोटी है, ये हमारा पखेड़ा है, ये नथ है, ये मांडिगा है। हमारी जो टिहरी रियासत में मंत्री हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, वो उस समय तिब्बतियों से लड़ने के लिए तिब्बत बॉर्डर पे गए और तो उनके लौटने की खुशी में, तिब्बत विजयोत्सव की खुशी में हम इस मंगसीर बगवाल को आयोजित करते आ रहे हैं। और पहाड़ पर मंगसीर बगवाल का अपना एक इतिहास है। कहा जाता है कि गढ़वाल नरेश महिपत शाह के शासन काल में तिब्बती लुटेरे गढ़वाल की सीमा में घुसकर लूटपाट करते थे। तिब्बती लुटेरों को रोकने के लिए राजा ने माधो सिंह भंडारी एवं लोदी रिखौला के नेतृत्व में अपनी सेना तिब्बत पर आक्रमण के लिए भेज दी थी। जैसे जैसे गांवों में वीर सैनिकों के वापस लौटने की सूचना मिली, टिहरी रियासत के सकलाना, संपूर्ण जौनपुर, बड़ा हाट, खाई, टकनौर, बाड़ा गड्डी, धनारी, धौंतरी, प्रताप नगर आदि क्षेत्रों में इसे विजयोत्सव अथवा मंगसीर बगवाल के रूप में मनाया जाने लगा। ये हमारे वीर भड़ों के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो कि महाराजा महिपत शाह के शासनकाल में जब तिब्बती लुटेरे यहाँ पे आए थे, उन्होंने लूटपाट करी थी। फिर हमारे जो वीर भट सेनापति माधो सिंह जी थे और लोदी रिखौला जी थे, उन्होंने उनके साथ युद्ध किया और उनको मार भगाया और दीपावली के दौरान लोग नहीं पहुँच पाए। तो उसके ठीक 1 महीने बाद वो लोग पहुँच पाए, जब युद्ध जीत करके, और तो उसके सम्मान में, उसकी खुशी में हम तिब्बत विजयोत्सव का त्योहार मनाते हैं। हमारे जो है कल्चर है या हमारी बोलचाल है, उन सब के संरक्षण के लिए जो है विगत 17 सालों से जो है ये इस कार्यक्रम को जो है लगातार करवा रही है। पहाड़ पर मंगसीर की बगवाल उत्तराखंड की संस्कृति का भी प्रतीक है, जहां 3 दिनों से मंगसीर की बगवाल की धूम है देखने को मिल रही। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट।